नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ परिषदीय परीक्षा 2025 का इंटरमीडिएट ड्राइंग एंड पेंटिंग जो सैद्धांतिक पेपर है उसको। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक सैम्पल पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपको 3 मार्च को होने वाली जो ड्राइंग की एग्ज़ाम है वहाँ पर पूछा जा सकता है। अगर इस प्रश्न पत्र से कोई भी प्रश्न मुख्य प्रश्न में पूछा जाता है तो इसे मात्र सहयोग कहिएगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो फ्रीक्वेंटली इससे पहले भी पूछे गए हैं या ऐसे टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो के अंदर समाहित किया है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो 2025 का सैम्पल पेपर मैंने बनाया है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो समय है वो आपको मालूम ही है कि 3 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होता है। और इस प्रश्न पत्र में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं विगत वर्षों में। इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, क्योंकि इससे पहले 10 विकल्पीय प्रश्न आते थे, लेकिन उनको अब 3 तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन जो हमारा प्रश्न पत्र है इसके 4 भाग बना दिए गए हैं, खंड क, ख, ग और घ। खंड क है बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड ख निश्चित उत्तरीय प्रश्न, खंड ग लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का होगा। तो यहाँ पर 30 नंबर का आपका पूर्णांक रखा गया है, क्योंकि 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो निर्देश आपको दिया जाता है वो ये है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको कोई भी प्रश्न यहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो आपको उन्हीं प्रश्नों को छोड़ना है जहाँ पर अथवा करके प्रश्न दिए होंगे, क्योंकि आपको किसी एक प्रश्न को वहाँ पर करना होता है। तो आप देख लेंगे कि किस प्रकार से प्रारूप बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर जो प्रारूप हम दिखा रहे हैं उसी से मिलता जुलता प्रारूप आपको आगामी परीक्षा में मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं खंड क। खंड क यानी कि बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। इसमें आपको 3 विकल्पीय प्रश्न मिलते हैं जो कि 1-1 नंबर का होता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न 1 का क में प्रश्न पूछा गया है, बनी ठनी यानी राधा किस कलाकार की कृति है। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं शाहिबुद्दीन, मोलाराम, चैतू और निहालचंद। तो देखिए बनी ठनी से हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है 1 नंबर में विकल्पीय प्रश्न में पूछा जाए या दीर्घ उत्तरीय में पूछा जा सकता है। तो बनी ठनी का जो चित्र है किशनगढ़ शैली का, राजस्थान शैली की एक उपशैली है किशनगढ़। तो किशनगढ़ शैली का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो है बनी ठनी, और बनी ठनी को बनाया था निहाल चंद ने। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाता। तो जितनी भी पेंटिंग आपके सिलेबस में समाहित की गई हैं उन सभी चित्रों को आप अच्छे से देखिएगा, उन चित्रों का विषय वस्तु समझिएगा, उन चित्रों को बनाने की टेक्निक क्या है और साथ ही उन चित्रों को बनाने वाले चित्रकार कौन है, इनको आप एक बार जरूर नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ख जो हमारा प्रश्न है विकल्पीय, निम्न में उस्ताद मिस्किन द्वारा बनाया गया चित्र है। अब तो यहाँ पर देखिए कि मिस्किन द्वारा बनाया गया चित्र पूछा गया है यहाँ पर, और विकल्प देखिए दारा शिकोह की बारात, सोन नदी को पार करते हुए बाबर, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण, फॉल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। तो उस्ताद मिस्किन द्वारा बनाया गया था गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण। तो इस चित्र को भी आप जरूर नोटिस कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के चित्र कई बार टिप्पणी करने के लिए भी आ सकते हैं, और चित्रकारों के नाम भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तीसरा वह विकल्पीय प्रश्न है मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम के अंदर चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और छापा चित्रकार हैं, तो इन सभी को आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मूर्तिकार के बारे में पूछा है, 4 जो कलाकारों के नाम दिए गए हैं उनमें से कोई एक मूर्तिकार है, उसको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से मूर्तिकार कौन है। तो नंदलाल बोस, अविंद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल ये चित्रकार हैं
और शंको चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है शंखो चौधरी। अब देखिए खंड ख निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं जो 3 नंबरों के हैं, यानी कि 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक का है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा निश्चित उत्तरीय में प्रश्न 2 है, गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी। अब यहाँ पर कई बार पूछा जा सकता है कि गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं, या गढ़वाल शैली किस शैली की उपशैली है, इससे संबंधित करके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी, तो गढ़वाल शैली की खोज की थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। कई बार पूछा जा सकता है गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो प्रसिद्ध चित्रकार है मौलाराम तोमर। तो जितनी भी शैलियाँ आप पढ़ते हैं, राजस्थानी, मुगल या पहाड़ी, उनके चित्रकारों को भी अवश्य पढ़िएगा और उन शैलियों में जो प्रसिद्ध चित्र है उनके बारे में भी जरूर याद रखिएगा। प्रश्न 3 है, किस मुगल बादशाह को वास्तुकला में ज़्यादा रुचि थी। अब देखिए मुगल बादशाह हमारे सिलेबस के अंदर अकबर भी है, जहांगीर भी है, शाहजहां भी है और औरंगजेब भी है, लेकिन यहाँ पर किस बादशाह को वास्तुकला में ज़्यादा रुचि थी ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है शाहजहां। शाहजहां को चित्रकला में रुचि तो थी, लेकिन उससे अधिक रुचि उसको वास्तुकला में थी, और इसी का परिणाम हम देखते हैं ताजमहल है, लाल किला है, दीवाने आम है, बहुत सारी ऐसी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो शाहजहां के समय में बनाई गई थी। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो शाहजहां था उसको वास्तुकला से ज़्यादा प्रेम था। हालांकि शाहजहां के समय में ही स्याह कलम के चित्रों का भी चलन शुरू हो गया था। स्याह कलम का मतलब होता है काली रेखांकन वाले चित्र। तो कई बार स्याह कलम के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि मुगल बादशाह जो शाहजहां था उसके समय में स्याह कलम के चित्रों का प्रचलन शुरू हुआ था और वास्तुकला में भी शाहजहां की ज़्यादा रुचि थी। प्रश्न 4 है, पटना शैली को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पटना शैली को जाना जाता है कंपनी शैली या बाजार शैली के नाम से। अब देखते हैं खंड ग, ये है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 3 नंबरों का होगा। तो इस प्रकार आपको इस खंड से 9 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5, पहाड़ी शैली की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पर पहाड़ी शैली की 5 विशेषताओं को लिखना होगा। उसमें आप रंग संयोजन के बारे में लिख सकते हैं, विषय वस्तु के बारे में लिख सकते हैं, किस प्रकार के वहाँ पे धार्मिक चित्र बनाए जाते थे उनके बारे में लिख सकते हैं, या वहाँ पर दरबारी चित्र बनाए जाते थे उनके बारे में लिख सकते हैं। जो चित्र वहाँ पर बनाए गए उनकी टेक्निक कौन सी थी उसको भी आप विशेषता में शामिल करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4-5 लाइनों में प्रश्न का उत्तर देना होगा। देखिए यहाँ पर पहाड़ी शैली लिखा हुआ है, हो सकता है आपके पास मुगल शैली आ सकता है, मुगल शैली की 5 विशेषताएं हो सकती हैं, राजस्थानी शैली की 5 विशेषताएं हो सकती हैं, या फिर दक्खन शैली की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करने को भी आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आप पहाड़ी को भी देखिए, राजस्थानी देखिए, मुगल देखिए और दक्खन शैली को भी आप जरूर देखिएगा, और ख़ासकर उन चित्रों की विशेषताओं को जरूर आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थानी शैली के कुछ मुख्य चित्रों का वर्णन कीजिए। देखिए राजस्थानी शैली के कुछ मुख्य चित्रों का यहाँ पर वर्णन करने के लिए आया है। तो आपके जो पाठ्यक्रम में काफ़ी सारे चित्र राजस्थानी शैली से संबंधित है, जैसे कि एक बनी ठनी है, तो आप बनी ठनी का वर्णन दे सकते हैं कि ये किशनगढ़ शैली का चित्र है, निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था, और इसे जो है भारत की मोनालिसा की संज्ञा भी दी गई है। जितने तथ्य आप जानते हैं चित्र से संबंधित उन सभी तथ्यों को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर मुगल शैली के कुछ चित्रों के वर्णन लिखने को आ जाए, या दक्षिण शैली के मुख्य चित्रों का वर्णन करने को आ जाए, या फिर बंगाल शैली के जो चित्र हैं उनका वर्णन करने को आ सकता है। तो कुल मिलाकर के यह है कि जितने भी चित्र आपके पाठ्यक्रम में हैं उन सभी चित्रों को आप जरूर गौर से देखिएगा कि उन चित्रों में क्या कहानी दर्शाई गई है, उसका कथानक क्या है, किस प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया है, या किस प्रकार से वहाँ पर मानवाकृतियाँ बनाई गई हैं। तो ये सभी जो हैं, जब भी आप किसी चित्र का वर्णन करें तो इन सभी चीज़ों को जरूर अपने उत्तर में शामिल कीजिए। प्रश्न संख्या 7 है,
बंगाल स्कूल के चित्रों की तकनीक का वर्णन कीजिए। अब देखिए, बंगाल स्कूल भारतीय चित्रकला के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बंगाल स्कूल के चित्रों की तकनीक का वर्णन करना है आपको, तो बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था और इस तकनीक में कागज़ पे पहले रंग लगाया जाता था और उसको कई बार जो है धोया जाता था, फिर रंग लगाया जाता था, फिर धोया जाता था। तो इस प्रकार कई बार रंग लगाए जाते थे और कई बार जो है पानी से धोया जाता था और उसके बाद फिर जो वॉश टेक्निक का इफेक्ट है उसके बाद फाइनल टच दिया जाता था। तो इस प्रकार से आप बंगाल स्कूल के चित्रों की जो तकनीक है उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि लघु चित्र की तकनीक पूछ सकते हैं कि लघु चित्र कैसे बनाए जाते थे। तो प्रारंभिक काल में लघु चित्र जो थे वो ताड़ पत्रों पे बनाए जाते थे, भोजपत्रों पे बनाए जाते थे, है ना। तो आप जितनी भी तकनीक आपके पाठ्यक्रम में दी गई है उन सभी को आप जरूर एक बार देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है। अगर आपको बंगाल स्कूल के चित्रों की तकनीक अगर आपको नहीं याद है तो आप जो अथवा में दिया गया प्रश्न है उसको भी आप कर सकते हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 7 में जो हमने 2 प्रश्न दिए उसमें से कोई एक ही आपको करना होगा। देखिए, यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर अथवा अमृता शेरगिल के व्यक्तित्व व कला पर टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर देखिए कि चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर अथवा अमृता शेरगिल के व्यक्तित्व और कला पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर आप उनके जीवन परिचय को लिख सकते हैं, उन्होंने कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं उनको लिख सकते हैं, और जब वे चित्र बनाते थे तो किन तकनीकों का इस्तेमाल करते थे वो लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ फैक्ट भी लिखने होंगे और उनकी जो कला है उसके ऊपर भी आपको फैक्ट लिखने होंगे। खंड घ देख लेते हैं। खंड घ है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि इस खंड घ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 5 नंबर का होगा, तो यानी कि 15 नंबर आपको इस खंड से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थानी पहाड़ी शैली की उपशैलियों के नाम लिखिए तथा राजस्थानी पहाड़ी शैली के मुख्य लक्षणों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर मैंने दोनों शैलियों का नाम इसलिए दिया है कि आपको परीक्षा में एक ही शैली लिखने के लिए आएगी। हो सकता है राजस्थानी, हो सकता है पहाड़ी, हो सकता है मुगल हो जाए या दक्खन हो जाए या बंगाल स्कूल हो जाए। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो आपको सैम्पल पेपर में 2 प्रश्न यहाँ पर एक साथ दिए हैं। अगर राजस्थानी शैली की उपशैलियों के नाम आते हैं तो आप उसमें जयपुर, कोटा, बूंदी और उदयपुर, मेवाड़ ये सब नाम लिख सकते हैं। अगर पहाड़ी शैली आता है तो आप कुल्लू, बसोली, मंडी, चंबा, गढ़वाल इनके नाम लिख सकते हैं। और जो विशेषताएं हैं या मुख्य लक्षण हैं तो आपको जो चित्र देखते हैं आप पहाड़ी शैली के या राजस्थानी शैली के, उनमें किस प्रकार से चित्रों को बनाया गया है, उनके विषय वस्तु क्या है, किस प्रकार से रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, ये सभी जो लक्षण हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन आपको इसका जो उत्तर देना होगा वो दीर्घ उत्तरीय रूप में देना होगा। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन व रंग योजना के विषय में विस्तार से लिखिए। देखिए, भारतीय ध्वज से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 नंबर में हो, विकल्पीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। तो आपको भारतीय ध्वज से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको आपको बिल्कुल लिखना होगा। अब भारतीय ध्वज के डिज़ाइन और रंग योजना के विषय में विस्तार से लिखने को यहाँ पर कहा गया है। तो आपको जो शुरुआत करेंगे आप अपने प्रश्न के उत्तर की, उसमें आप लिख सकते हैं कि जो भारतीय ध्वज है उसका अनुपात क्या होता है, उसमें जो 3 रंग हैं उनका ऑर्डर लिखिए, केसरिया, सफ़ेद, हरा और बीच में जो अशोक चक्र है गहरे नीले रंग का। और इन रंगों की जो विशेषताएं हैं या जो इन रंगों से हम संदेश देना चाहते हैं, जैसे केसरिया से त्याग, बलिदान, सफ़ेद रंग से शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्ध शाली और हरियाली का प्रतीक है, और जो हमारा अशोक चक्र है वो गति और विकास का परिचायक है। तो इस प्रकार से आप अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको यहाँ पर विस्तार से लिखिए कि कब इसको बनाया गया था, इसके डिज़ाइन को किसने बनाया था। अगर आप ये सब फैक्ट अपने उत्तर में लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर स्कोर हाई आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 है, चित्रकार एम एफ हुसैन के जीवन वृत्त व उनकी
एक कलाकृति का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर एम.एफ. हुसैन के जीवन वृत्त और उनकी कलाकृति का विस्तृत वर्णन पूछा गया है, हो सकता है एम.एफ. हुसैन की जगह कोई भी चित्रकार हो सकता है, राजा रवि वर्मा हो सकता है, या अमृता शेरगिल हो सकती है, यामिनी राय हो सकते हैं, या जितने भी आपके पाठ्यक्रम में जो चित्रकार दिए गए हैं उनमें से किसी भी एक का नाम यहाँ पर हो सकता है। तो आपको उस चित्रकार के जीवन वृत्त को लिखना होगा और एक कलाकृति का वर्णन करना होगा। यहाँ पर चित्रकार एम.एफ. हुसैन का जीवन वृत्त पूछा है तो आप लिख सकते हैं कि एम.एफ. हुसैन की प्रारंभिक जो शिक्षा है वह इंदौर कला महाविद्यालय से, उसके बाद उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला की शिक्षा प्राप्त की। वे फर्नीचर डिज़ाइन का कार्य प्रारंभिक रूप में करते थे। उसके बाद उन्होंने फिल्म के पोस्टर बनाना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी कला यात्रा आगे बढ़ी और उसके बाद वे भारत की काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार भी हुए। हालांकि विवाद उनके साथ जुड़े जब उन्होंने भारतीय देवी देवताओं के जो नग्न चित्र बनाए थे और उसके बाद इस विरोध स्वरूप उन्हें भारत छोड़ करके लंदन में जाना पड़ा, लंदन में उन्हें बसना पड़ा। विदेश में ही उनकी मृत्यु हो जाती है 2012 में। और उनकी एक कलाकृति यानी कि जैसे मदर टेरेसा आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, तो मदर टेरेसा के बारे में आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मदर टेरेसा का चित्रांकन किया था। तो इस प्रकार आप इस पूरे प्रश्न को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रश्न का अगर दूसरा भाग देखें अथवा में, अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अथवा में जो निम्नलिखित कलाकृतियों में से किन्हीं दो का वर्णन करना है। यानी कि यहाँ पे आपको 3 कलाकृतियाँ दी गई हैं। जैसे देवी है, ज्योति भट्ट का जो एक प्रिंट है, राधिका अब्दुल रहमान चुगताई की है, श्रम की विजय ये मूर्ति शिल्प है डी.पी. राय चौधरी का। तो इनके बारे में आपको लिखना होगा किन्हीं दो पर। अगर आपको इनमें से जो भी 2 आती हैं उनको आप लिख दीजिए, आपको जो है यहाँ पर अंक प्राप्त हो जाए। लेकिन जब भी आप किसी कलाकृति के डिस्क्रिप्शन को लिखें, उसके बारे में जब आप वर्णन करें, तो आप ज़रूर लिखिएगा कि इसको किस कलाकार ने बनाया है, ये जो कलाकृति है ये मूर्ति शिल्प है, ये ग्राफिक प्रिंट है, या ये एक कोई पेंटिंग है। अगर पेंटिंग है तो इसे किस मीडियम में बनाया गया है, ऑयल पेंटिंग में बनाया गया है, क्रेयॉन से बनाया गया है, या किस माध्यम में इसको बनाया गया है। तो अगर आप ये सारी की सारी जानकारियाँ लिखते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर जो आपके एग्ज़ामिनर हैं वो देने का प्रयास करते हैं। और एग्ज़ामिनर को भी जब फैक्ट दिखते हैं आपके जवाब में तो वो भी आपको नंबर देने से नहीं घबराते हैं, वो पूरे के पूरे नंबर आपको देंगे। तो अगर आप इस पूरे सैम्पल पेपर को अगर ढंग से समझ गए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमें अपने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को एक बार फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। हालांकि हमारा पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत नहीं है, 30 नंबर का हमारा ये पूरा का पूरा पेपर होता है। 3 घंटे इसके लिए बहुत ही पर्याप्त मैं मानता हूँ, क्योंकि 3 घंटे में आप अगर बहुत ज़्यादा भी इसमें फैक्ट डालने का प्रयास करेंगे तभी भी आपके पास काफ़ी समय बच जाता है। तो सोच समझ करके प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ करके उसमें पूछा क्या जा रहा है इसको आप ज़रूर मनन कीजिएगा कि एक बार अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाता है तो आपको बहुत ही आसानी होती है उसके जवाब देने में। आई होप आप इस पूरे सैम्पल पेपर को समझ गए होंगे कि आगामी जो परीक्षा होगी आपकी ड्राइंग एंड पेंटिंग की, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो आज के अंक में इतना ही। ये हमारा सैम्पल नंबर 1 था, यानी कि सेट हमारा 1 है। इसके और भी कई सारे सेट मैंने बनाए हैं, तो मैं उनको भी कुछ दिनों में आपके सामने प्रस्तुत कर लूँगा। हालांकि यह एक संभावित सैंपल पेपर है और इनमें से अगर कोई भी प्रश्न मुख्य परीक्षा में अगर आ जाता है तो इसे एक मात्र संयोग समझिएगा। तो अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के कला से संबंधित या प्रतियोगी परीक्षाएं या प्रसिद्धि परीक्षाओं से संबंधित हम अपने चैनल में इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।